ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स तथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के यूनिफिकेशन का प्रिंसिपल है। ये नाम प्रचलित है लेकिन उचित नहीं है क्योंकि ये ग्रैंड नहीं है ना ही यूनिफाइड है। ये प्रिंसिपल ग्रेविटी को इंक्लूड नहीं करता है, अर्थात कंप्लीट यूनिफिकेशन नहीं हुआ है। ये प्रिंसिपल कंप्लीट प्रिंसिपल भी नहीं है क्योंकि इस प्रिंसिपल में बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके वैल्यू की कैलकुलेशन नहीं की जा सकती है, उल्टे उन्हें एक्सपेरिमेंट्स की सफलता के लिए चुना जाता है। फिर भी ये कंप्लीट यूनिफाइड प्रिंसिपल की ओर एक स्टेप है। फंडामेंटल फोर्सेस के यूनिफिकेशन का सर्वप्रथम प्रयास मैक्सवेल ने किया था। उन्होंने अपने इक्वेशंस तथा एक्सपेरिमेंट्स से इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और लाइट रेज को एक ही फोर्स के विभिन्न स्टेट्स के रूप में दर्शाया था। 1967 में इंपीरियल कॉलेज लंदन के अब्दुल सलाम तथा हार्वर्ड के स्टीवन वेनबर्ग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तथा वीक न्यूक्लियर फोर्स को यूनिफाइड करने वाला प्रिंसिपल प्रस्तावित किया। ग्रैंड यूनिफाइड प्रिंसिपल के अनुसार सभी फंडामेंटल फोर्स एक ही फोर्स के विभिन्न स्टेट्स है। लो एनर्जी पर वे अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन हाई एनर्जी पर उनके प्रॉपर्टीज एक जैसे होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हाई एनर्जी पर वीक हो जाता है जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तथा वीक न्यूक्लियर फोर्स हाई एनर्जी पर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। किसी वेरी हाई एनर्जी पर जिसे ग्रैंड इंटीग्रेशन एनर्जी कहते हैं, इन तीनों फोर्सेस की कैपेसिटी सेम होगी तथा वे किसी एक ही फोर्स के अलग अलग फॉर्म्स होंगे। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी के अनुसार इस एनर्जी पर भिन्न भिन्न हाफ स्पिन के पार्टिकल जैसे क्वार्क और इलेक्ट्रॉन भी एक ही प्रकार के पार्टिकल होंगे। ये एक और यूनिफिकेशन मैटर पार्टिकल्स का होगा। ग्रैंड यूनिफिकेशन एनर्जी का वैल्यू अच्छी तरह से नॉन नहीं है लेकिन ये हजारों करोड़ों गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। वर्तमान पार्टिकल एक्सेलरेटर पार्टिकल्स को 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टकरा सकते हैं और प्रस्तावित पार्टिकल एक्सेलरेटर इस कैपेसिटी को कुछ हजार गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ले जाएंगे। किसी पार्टिकल को ग्रैंड इंटीग्रेशन एनर्जी तक ले जाने के लिए पार्टिकल एक्सेलरेटर को सोलर सिस्टम के साइज का बनाना होगा। ये इम्प्रैक्टिकल और इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल है। इस कारण से ग्रैंड यूनिफाइड प्रिंसिपल को लैब में टेस्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस प्रिंसिपल के लो एनर्जी वाले प्रॉपर्टीज की इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। इस प्रिंसिपल की सबसे इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन ये है कि प्रोटॉन, जो कि ऑर्डिनरी मैटर के मास का आधे के लगभग भाग बनाता है, अपने आप डिके होकर छोटे पार्टिकल जैसे पॉजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन बना सकता है। इसका कारण यह है कि ग्रैंड यूनिफिकेशन एनर्जी पर क्वार्क और पॉजिट्रॉन में कोई अंतर नहीं है। एक प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क होते हैं, उनके पास पॉजिट्रॉन में चेंज के लायक एनर्जी नहीं होती है, लेकिन किसी रेयर आकर्षण पर कोई क्वार्क पॉजिट्रॉन में चेंज के लायक एनर्जी प्राप्त कर सकता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार किसी प्रोटॉन के अंदर किसी क्वार्क की एनर्जी तय नहीं की जा सकती है। इस तरह से प्रोटॉन का डीके पॉसिबल है। किसी क्वार्क की ग्रैंड यूनिफिकेशन एनर्जी प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी इतनी लो है कि इसके निरीक्षण के लिए 1 मिलियन एक के बाद 30 वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी। इससे यह प्रतीत होता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोटॉन डीके एक्सपेरिमेंटली टेस्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि हम एक बड़ी मात्रा में मैटर के प्रोटॉनों को ऑब्जर्व करें तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए कोई 1 के बाद 30 प्रोटॉनों को 1 वर्ष तक निरीक्षण करे तो वे एक प्रोटॉन के डीके को देख सकता है। इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, लेकिन किसी एक्सपेरिमेंट्स ने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के डीके का निश्चित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। एक एक्सपेरिमेंट मोल्टन साल्ट माइन ओहियो में 8000 टन पानी का एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए इस स्थान का चयन कॉस्मिक रेडिएशन से बचाव के लिए किया गया था, लेकिन कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोटॉन डीके नहीं पाया गया। इससे यह लगता है कि प्रोटॉन की पॉसिबल लाइफ स्पेन 10 मिलियन एक के बाद 31 से ज्यादा होगी। ये ग्रैंड यूनिफिकेशन प्रिंसिपल द्वारा इमेजिंग लाइफ स्पेन से ज्यादा है, लेकिन कुछ अन्य कैलकुलेशन के अनुसार प्रोटॉन की लाइफ स्पेन इससे भी ज्यादा हो सकती है। इन प्रिंसिपल की जांच के लिए और ज्यादा मैटर का एक्सपेरिमेंट्स कर ज्यादा सेंसिटिव इक्विपमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स की आवश्यकता है। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के स्पॉन्टेनियस डीके का ऑब्जर्वेशन डिफिकल्ट है, लेकिन हमारा एग्जिस्टेंस इसकी उल्टी प्रक्रिया अर्थात प्रोटॉनों के फॉर्मेशन से है। ज्यादा सटीक शब्दों में हमारा अस्तित्व यूनिवर्स के फॉर्मेशन के समय बने क्वार्क के फॉर्मेशन से है, जो एंटी क्वार्क से ज्यादा नंबर में थे। पृथ्वी पर मैटर मुख्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, जो कि क्वार्क से बने हैं, लेकिन पृथ्वी पर एंटी प्रोटॉन या एंटी न्यूट्रॉन नहीं है, जो कि एंटी क्वार्क से बने होते हैं।
कुछ एंटी प्रोटॉन या एंटी न्यूट्रॉन एक्सपेरिमेंटल लैब में वैज्ञानिकों ने लार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर से बनाए हैं। हमें हमारी गैलेक्सी से जेनरेटेड कॉस्मिक रेडिएशन से पता है कि हमारी गैलेक्सी में भी कुछ हाई एनर्जी वाले कॉलिजन से फॉर्म होने वाले पार्टिकल या एंटी पार्टिकल के पेयर के अतिरिक्त एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन नहीं है। यदि हमारी गैलेक्सी में एंटी मैटर की प्रेजेंस होती, तब मैटर और एंटी मैटर की सीमा पर पार्टिकल तथा एंटी पार्टिकल के कॉलिजन से जेनरेट होने वाले रेडिएशन से एंटी मैटर अपनी प्रेजेंस शो करता। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों एक दूसरे से टकराने पर नष्ट होकर एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। हमारे पास इस फैक्ट के कोई प्रमाण नहीं है कि गैलेक्सी मैटर से बनी है या एंटी मैटर से, लेकिन वे किसी एक से बनी होंगी। कोई गैलेक्सी मैटर और एंटी मैटर के मिश्रण से बनी नहीं हो सकती है, क्योंकि इस स्टेट में एक दूसरे से टकराकर पार्टिकल एंटी पार्टिकल रेडिएशन जेनरेट करेंगे तथा ऐसा कोई रेडिएशन अभी तक नहीं पाया गया है। इससे ये मान्यता है कि सभी गैलेक्सी क्वार्क से बनी है, ना कि एंटी क्वार्क से। ये इम्पॉसिबल लगता है कि कुछ गैलेक्सी मैटर से बनी हो और कुछ एंटी मैटर से। ये एक मिस्ट्री है कि क्वार्क के नंबर एंटी क्वार्क से ज्यादा क्यों होना चाहिए। वे दोनों सेम नंबर में क्यों नहीं है? यह सौभाग्य है कि क्वार्क एंटी क्वार्क से ज्यादा थे। यदि ऐसा नहीं होता तब सभी क्वार्क एंटी क्वार्क से टकराकर एक दूसरे को नष्ट कर देते और यूनिवर्स में रेडिएशन के अतिरिक्त कुछ नहीं बचता। तब ब्रह्मांड में कोई गैलेक्सी, स्टार्स या प्लैनेट्स नहीं होता, ना ही ह्यूमन लाइफ। शायद ग्रैंड यूनिफाइड प्रिंसिपल ये मिस्ट्री सुलझा सकता है कि वर्तमान में क्वार्क एंटी क्वार्क से ज्यादा क्यों है, उस संभावना में भी जिसमें क्वार्क और एंटी क्वार्क के नंबर बराबर हो। हमने अब तक ये देखा है कि ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी के अनुसार हाई एनर्जी पर क्वार्क पॉजिट्रॉन में चेंज हो सकता है। इससे उल्टी प्रक्रिया में एंटी क्वार्क का इलेक्ट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का एंटी क्वार्क तथा क्वार्क में चेंज पॉसिबल है। यूनिवर्स के बर्थ के कुछ क्षणों में वह अत्यधिक गर्म था, जिससे पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि ऐसे चेंज पॉसिबल थे। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि क्वार्क के नंबर एंटी क्वार्क से ज्यादा हो गई? इसका कारण यह है कि फिजिक्स के रूल्स पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए सेम नहीं है। 1956 तक यह माना जाता था कि फिजिक्स के रूल्स 3 अलग अलग सिमेट्री, जो कि चार्ज, पैरिटी तथा टाइम या CPT है, का पालन करते हैं। सिमेट्री C का अर्थ था कि पार्टिकल तथा एंटी पार्टिकल के लिए सेम रूल्स है। सिमेट्री P का अर्थ था कि किसी स्टेट तथा उसकी मिरर स्टेट के लिए रूल्स सेम है। मींस द मिरर स्टेट ऑफ ए पार्टिकल रोटेटिंग इन द राइट डायरेक्शन मस्ट रोटेट टू द लेफ्ट। सिमेट्री T का अर्थ था कि यदि आप सभी पार्टिकल और सभी एंटी पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन पलट दे तो होल सिस्टम पास्ट में चली जाएगी। दूसरे शब्दों में पास्ट तथा फ्यूचर के लिए रूल्स सेम है। 1956 में 2 अमेरिकी साइंटिस्ट सोंग डाउली तथा चेन यिंग ने प्रस्तावित किया कि वीक न्यूक्लियर फोर्स भी सिमेट्री को नहीं मानता है। दूसरे शब्दों में वीक न्यूक्लियर फोर्स के कारण यूनिवर्स अपनी मिरर रेप्लिका यूनिवर्स से भिन्न होगा। उसी वर्ष उनकी एक कॉलीग चेन शियोंग ने इसे प्रमाणित कर दिया। इसे प्रमाणित करने के लिए चेन शियोंग ने रेडियो एक्टिव सेंटर को मैग्नेटिक फील्ड में एक लाइन से लगा दिया, जिससे वे सभी एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का एमिशन दूसरी डायरेक्शन से ज्यादा हो रहा था। अगले वर्ष ली और यांग को फिजिक्स का नोबेल मिला। बाद में ये भी पाया गया कि वीक न्यूक्लियर फोर्स सिमेट्री को भी फॉलो नहीं करता, अर्थात एंटी मैटर से बना यूनिवर्स सामान्य यूनिवर्स से डिफरेंट बिहेव करेगा, लेकिन वीक न्यूक्लियर फोर्स CP जॉइंट सिमेट्री का पालन करता है। अर्थात किसी यूनिवर्स की मिरर रेप्लिका में हर पार्टिकल को उसके एंटी पार्टिकल से बदल दिया जाए तो वह ओरिजिनल यूनिवर्स के जैसे ही होगा और उसके जैसे ही बिहेव करेगा। लेकिन 1964 में 2 अमेरिकी साइंटिस्ट JW क्रोनिन तथा वाल्फिच ने पाया कि कुछ पार्टिकल जैसे केमिसान के डिके में CP सिमेट्री का पालन नहीं होता है। उन्हें भी इस खोज के लिए नोबेल मिला। काफी सारे नोबेल इसलिए प्रदान किए गए कि वह दर्शाते हैं कि यूनिवर्स उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते थे। एक मैथमेटिकल थ्योरम के अनुसार क्वांटम मैकेनिक्स तथा रिलेटिविटी को मानने वाला कोई भी प्रिंसिपल CPT की जॉइंट सिमेट्री को फॉलो करेगा।
अर्थात यूनिवर्स के पार्टिकल्स को उनके एंटी पार्टिकल से बदलकर उनकी मिरर रेप्लिका बनाकर यदि टाइम की डायरेक्शन बदल दी जाए तो बनने वाला यूनिवर्स ओरिजिनल यूनिवर्स जैसा होगा। लेकिन क्रोनिन और फिश ने ये प्रूव किया कि यूनिवर्स के पार्टिकल्स को उनके एंटी पार्टिकल से बदलकर उनकी मिरर रेप्लिका बनाकर यदि समय की डायरेक्शन नहीं बदली जाए तो बनने वाला यूनिवर्स ओरिजिनल यूनिवर्स से अलग होगा। इससे ये साबित होता है कि टाइम की डायरेक्शन बदलने पर फिजिक्स के रूल्स बदलते हैं, वे टी सिमेट्री का पालन नहीं करते हैं। ये निश्चित है कि अर्ली यूनिवर्स टी सिमेट्री का पालन नहीं करता था। जैसे ही समय आगे बढ़ता है यूनिवर्स का एक्सपेंशन होता है। यदि टाइम पीछे चले तो यूनिवर्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। कुछ फोर्स टी सिमेट्री का पालन नहीं करते हैं, जिससे जैसे ही यूनिवर्स का एक्सपेंशन होता है ये फोर्स इलेक्ट्रॉन से एंटी क्वार्क की तुलना में पॉजिट्रॉन को क्वार्क में ज्यादा मात्रा में परिवर्तित करते हैं। उसके पश्चात जैसे ही यूनिवर्स का टेम्परेचर उसके एक्सपेंशन के साथ कम होता है, एंटी क्वार्क क्वार्क के साथ टकराकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्वार्क की नंबर एंटी क्वार्क से ज्यादा होने के कारण बहुत सारे क्वार्क बचे रहते हैं। इन्हीं बचे हुए क्वार्कों से आज का यूनिवर्स और हम स्वयं बने हुए हैं। हमारा स्वयं का अस्तित्व ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी प्रिंसिपल के कॉन्फर्मेशन के रूप में लिया जा सकता है। ग्रैंड यूनिफाइड प्रिंसिपल ग्रेविटी फोर्स को इंक्लूड नहीं करता है। इससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि यह इतना वीक फोर्स है कि इसके इफेक्ट्स की फंडामेंटल पार्टिकल्स या एटम्स के कॉन्टेक्स्ट में इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन इसकी लॉन्ग डिस्टेंस पर पड़ने वाले इम्पैक्ट और हमेशा अट्रैक्ट करने के प्रॉपर्टीज से इसका इफेक्ट जुड़ते जाता है। इस कारण समुचित मात्रा में मैटर पार्टिकल्स से ये फोर्स बाकी फोर्सेस पर भारी पड़ता है। यही वजह है कि ग्रेविटी फोर्स ने ही यूनिवर्स को साइज दिया है और उसके विकास को निश्चित किया है। किसी स्टार साइज के बॉडी में भी ग्रेविटी फोर्स बाकी फोर्सेस पर हावी होकर उसे ब्लैक होल बनने पर विवश कर सकता है। अगले पार्ट में हम इस सीरीज के पहले, दूसरे तथा तीसरे एपिसोड को ऑर्गेनाइज्ड रूप से देखेंगे, अर्थात स्टैंडर्ड मॉडल को जानेंगे।